हाँ बच्चों देखो अभी हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बहुत सारे क्वेश्चन किए ना, लेकिन ध्यान रखना इन सारे क्वेश्चन से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी कितनी भी हो लेकिन वो कांस्टेंट आती है। तो बताओ हर बार जितने भी क्वेश्चन किए उसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी कितनी भी है लेकिन वो कांस्टेंट आती है, मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इन पे डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट आती है। वो तो फॉर्मूले से ही दिख रहा है कि पॉलीट्रॉपिक की मोलर हीट कैपेसिटी Cv प्लस R अपन 1 माइनस x, Cv भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए x भी कांस्टेंट होगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज हम बोल सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब इसकी मोलर हीट कैपेसिटी प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो तुम आगे ध्यान रखना कि अगर किसी भी प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आ गई, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट आ गई, तो शक्ल देखते हम पहचान सकते हैं कि एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। लेकिन अगर किसी प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पर अगर चेंज करे तो फिर समझ जाना कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं होगा, ये तो कोई महाविचित्र प्रोसेस होगा। हाँ बच्चों देखो, अब इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं और ये जो दो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो केवल जे एडवांस या जेई मेंस के बच्चों के लिए। मेडिकल के बच्चे प्लीज इन दोनों क्वेश्चन को मत करना क्योंकि मेडिकल में इतनी मैथमेटिकल चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है, मैं जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि सॉरी, इसमें हमको दे रखा है कि हीलियम गैस है। तो इसमें हमको दे रखा है हीलियम गैस है, इसमें हम कोई अजीब टाइप का प्रोसेस कर रहे हैं और ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हीट गिवन जो है वो वर्क डन का 3 टाइम्स है, मतलब मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि dq इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ dw है। तो वही ऐसा प्रोसेस करा रहे हैं जिसमें हीट गिवन वर्क डन का 3 टाइम्स है, मतलब dq इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ dw है। इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बस इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको बताना है कि इस प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन क्या होगी, मतलब इस प्रोसेस के लिए P और V में रिलेशन क्या होगा वो देखना है ना। स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखना। तो हमको दे रखा है कि हीलियम जैसी कोई मोनोएटॉमिक गैस है उसमें हम कोई अजीब टाइप का प्रोसेस कर रहे हैं और ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हीट गिवन वर्क डन का 3 टाइम्स है, मतलब dq इक्वल टू 3 dw है। तो इसकी प्रोसेस इक्वेशन देखनी है, तो अपनी स्किल ये रहेगी यार कि बताओ ये जो रिलेशन दे रखा है उससे हम मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे, है ना। इसके लिए कि ये जो रिलेशन दे रखा है उससे हम मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे और मोलर हीट कैपेसिटी आ गई तो उससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं या प्रोसेस की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं तो इस बार हमको दे रखा है कि ऐसा प्रोसेस करें जिसमें हीट गिवन वर्क डन का 3 टाइम्स है, मतलब dq इक्वल टू 3 dw है ना। तो बस ये जो रिलेशन दे रखा है उससे हम मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे। अब तुम खुद बताओ कि मोलर हीट कैपेसिटी तो dq बाई टी ओपन n होती है ना तो बताओ मोलर हीट कैपेसिटी dq बाई टी ओपन n होती है। तो बस मोलर हीट कैपेसिटी के लिए dq तो हमको dt लाना है, तो बताओ dt लाना है मतलब हमको dw की फॉर्म में लाना है। सॉरी क्या बोल गया, हमको dt लाना है, तो बताओ dt du के अंदर छुपा है ना। बस उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस dw को हटा करके इसको du में कन्वर्ट करना होगा, है। तो ध्यान रखना कि मोलर हीट कैपेसिटी के लिए dt लाना है, dt लाना है मतलब इस इक्वेशन को du की फॉर्म में लाना है, मतलब dw को हटा करके इसको du की फॉर्म में लाना है। तो बताओ dw को du की फॉर्म में लाने के लिए हम सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज कर सकते हैं तो हमको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब dq इक्वल टू dw प्लस du। dw को एलिमिनेट करना है तो इधर से dw की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। बताओ dw इक्वल टू कितना आ जाएगा, dq माइनस du। तो बस dw को एलिमिनेट करना है तो इधर से dw की वैल्यू निकाली और इधर dw की वैल्यू रख देंगे। सॉरी क्या कर रहा हूँ, है ना वही कि इधर से dw की वैल्यू निकाली और इधर dw की वैल्यू रख देंगे हम dq माइनस du, है ना। आगे सॉल्व कर सकते हो बस आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, dq इक्वल टू इधर 3 dq माइनस इधर
3 du ये हो गया। सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस था बस। इसको सॉल्व करेंगे तो dq इक्वल टू 3 dq माइनस 3 du। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3 dq इक्वल टू du। सही है ना? तो आता होगा, इतना ट्रांसफर करने आता होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 dq इक्वल टू du ये आ गया। बस मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हमको dt चाहिए, तो हमको रटा हुआ है ये बताए जो du है इसके अंदर dt छुपा होता है। तो हमको बताया चाहे कोई भी प्रोसेस हो, हर प्रोसेस के लिए du या स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितनी होती है nF/2 और dt इतनी होती है। ठीक है ना? तो बस लिख देता हूं मैं कि इधर 2/3 क्या हो रहा है, इधर 2/3 dq इक्वल टू du को हम क्या लिख सकते हैं nF/2 और dt। तो nF तो हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 r into dt ये हो गया। ठीक है? आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये जो 2/3 है उसको RHS में ट्रांसफर करते हैं और मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है तो n और dt को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो dq/dt और n को इधर ट्रांसफर करेंगे तो अपन n, ये 2/3 को इधर भेज देंगे तो इधर कितना आ जाएगा, है ना? इधर कितना आएगा 3/2 तो है ही, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे इंटू 3/2 मतलब 9/4 r ये हो गया। ठीक है? इतनी कैलकुलेशन आती होगी। ठीक, तो डरना मत, बिल्कुल सिंपल कि dq इक्वल टू 3 dw दे रखा है, इसको du में कन्वर्ट करना है तो dw को dq माइनस du, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 dq इक्वल du, जहां du के अंदर टेम्परेचर छुपा होता है तो उसको nF/2 और dt, हीलियम में से डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dq/t अपन n कितना आ गया बताओ 9/4r। और तुम बताओ कि dq/dt अपन n क्या होगा, है ना? dq/t हीट कैपेसिटी अपन n मोल, तो पूरी चीज हीट कैपेसिटी पर मोल मतलब इसको मोलर हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो बताओ, है ना? बताओ इस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी, इस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ गई 9/4 आर आ गई। और तुम बताओ कि इस बार सॉल्व करने पर लकीली मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आ गई। ये प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रही है ना। तो बताओ इस बार लकीली मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आ गई। और मैंने चमका कर बताया था कि मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आ गई मतलब पक्का बोल सकते हैं कि प्रोसेस एक टाइप का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। याद रखना ये मोलर हीट कैपेसिटी 9/RT ऐसी कुछ आती है ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट आती तब तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं होता। लेकिन इस बार लकीली मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आ गई मतलब ठप्पा लग गया कि ये प्रोसेस एक टाइप का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। बस इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी से कंपेयर कर सकते हैं ना। तो बताओ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होती है CV प्लस R ओपन 1 माइनस एक्स, तो वैल्यू रखते हैं। बताओ ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पता चल गया ना। तो इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है 9r/5 इक्वल टू CV कितना होता है यार F/2r। तो हीलियम में से डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2r प्लस R ओपन 1 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 1/3। तो बस हमको पक्का पता चल गया कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा, है ना? पक्का पता चल गया कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा मतलब इसकी प्रोसेस इक्वेशन पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्म में होगी, जहां एक्स का काम कौन करेगा -1/3। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा जिसमें x इक्वल -1/3 है। तो इसकी प्रोसेस इक्वेशन क्या हो जाएगी पीवी की पावर एक्स की जगह -1/3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो बस अब इसको तुम अलग-अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई इसको टी और वी की फॉर्म में, पी और टी की फॉर्म में, वो सब कन्वर्ट तुम कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन से एक ही सबक मिला कि कभी भी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आ जाए, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट आ जाए, तो देखते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। तो इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब इसका एक मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हैं। ये केवीपीआई के एग्जाम में आया था और ये भी जो क्वेश्चन है वो केवल जेई मेंस और एडवांस के बच्चों के लिए है। मेडिकल का कोई बच्चा इस एग्जाम्पल को मत देखना वरना सदमा लग जाएगा। ठीक है? तो देख लेना, क्वेश्चन मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि नाइट्रोजन जैसी कोई आइडियल डायटोमिक गैस है,
उसमें हम कोई अजीब टाइप का प्रोसेस करा रहे हैं और ऐसा प्रोसेस करा रहे हैं जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस बार मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और क्वेश्चन में दे रखा है कि मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रही है। मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर, जहां अल्फा कोई कांस्टेंट है। बस इस बार इसकी प्रोसेस इक्वेशन लिखनी है और प्रोसेस इक्वेशन हमको टी और वी की फॉर्म में लानी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस में ऐसा प्रोसेस करें जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करी और अल्फा टी स्क्वायर प्रोसेस इक्वेशन देखनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते ही समझ गए, है ना। सबसे पहले तो हम देखते ही समझ गए कि बताओ अगर इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी केवल अल्फा ही होती, ये तो हम समझ गए कि अगर मोलर हीट कैपेसिटी केवल अल्फा ही होती है, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती, तब तो देखते ही समझ जाते हैं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। तब तो इसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी Cv प्लस R अपन 1 माइनस x के बराबर कर देते और इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन देखते ही बताओ कि ये जो प्रोसेस है देखते ही बताओ ये जो प्रोसेस है इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसकी मोलर हीट कैपेसिटी तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है ना। तो बस शक्ल देखते ही समझ गए कि इस बार मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर के साथ चेंज कर रही है। मतलब पक्का पता चल गया कि ये जो प्रोसेस है वो एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा, है ना। तो कोई तो मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना, मतलब पक्का पता चल गया कि ये प्रोसेस एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा बल्कि महाविचित्र प्रोसेस होगा, है ना। तो बस अब इसकी प्रोसेस की इक्वेशन कैसे निकाले वो देखना है। तो बताओ अब कोई भी जुगाड़ या कोई भी जादुई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब तो हमको बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। ये तुम बताओ कि जो है ना, इसको करने की ये स्किल होती है, कई बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन इसको करने की स्किल होती है कि बताए जो मोलर हीट कैपेसिटी है इसके अंदर dq छुपा होता है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी से हम dq देख लेंगे और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन का यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी अल्फा टी स्क्वायर है ना, तो हमको अच्छे पता है कि मोलर हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है, हीट कैपेसिटी पर मोल। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt ओपन n लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ n और dt को उधर ट्रांसफर करेंगे, है ना। वही मोलर हीट कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी पर मोल मतलब dq बाई dt ओपन n लिख सकते हैं। n और dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बताओ dq इक्वल टू कितना आ गया, n अल्फा टी स्क्वायर इंटू डी टी, है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी से हमने dq देख लिया, dq n अल्फा टी स्क्वायर dt आ गया। dq इतना आ गया। हाँ, तो देखो dq इतना आ गया, तो अब हमको प्रोसेस की इक्वेशन देखनी है। मतलब इस प्रोसेस के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखना है। तो बताओ dq को प्रेशर वॉल्यूम से कौन रिलेट करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस अब हम भगवान का नाम लेकर के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन का यूज करेंगे। स्मॉल चेंज की इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हमको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब dq इक्वल टू dw प्लस du। चलो वैल्यू रखते हैं। तो dq तो हमको पता है कि dq तो मोलर हीट कैपेसिटी से रिलेटेड होता है और dq तो कितना होगा, NCDT ना। तो dq तो कितना होगा, n c की जगह अल्फा टी स्क्वायर इंटू डी टी, है ना। तो dq तो n अल्फा टी स्क्वायर dt लिख दिया इक्वल dw। तो हमको पता है कि टोटल वर्क डन भले इंटीग्रेशन pdv हो लेकिन स्मॉल वर्क डन pdv होगा प्लस du। तो हमको पता है कि du तो बेचारा प्रोसेस पे डिपेंड करता ही नहीं है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सिंपली nf/2r डेल्टा टी, सॉरी, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हमेशा nf/2r dt यही होती है। जहां नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5, ये हो गई। ठीक है, बस पी वी और टी में ये रिलेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमको पता है कि डी टी डी वी ये सब है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन चक्कर है यार, ये बता इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, टी स्क्वायर डी टी है, कर सकते हैं। इसमें ओनली डी टी है, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इधर पी डी वी है यार, तो इस पी डी वी का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बताओ पी वेरिएबल है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर भी नहीं निकाल सकते और पीडीवी का इंटीग्रेशन कर भी नहीं सकते। बस इंटीग्रेशन करने में प्रेशर ही प्रॉब्लम कर रहा है।
ठीक, तुम बताओ कि टी और वी की टर्म तो है, ये प्रेशर की टर्म जबरदस्ती आ गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रेशर को टी और वी में कन्वर्ट करना है, और हमको रटा हुआ है कि एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। मैं मुंह जुबानी बता रहा हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी को क्या लिख सकते हैं, एनआरटी बाय वी लिख सकते हैं, ठीक सही है ना। तो अपनी इक्वेशन ये आ गई। मैं इधर कहाँ लिखूं यार, यहाँ लिख देता हूँ, चलो समझ जाना, इधर लिख देता हूँ। तो अपनी इक्वेशन पूरी ये बन गई, ठीक है। तो बताओ बाकी सब तो सिंपल है, लेकिन इस टर्म में डीवी और साथ में टी और वी दोनों है। बस तुम बताओ कि इसमें टी से अगर मुक्ति मिल गई तो फिर इंटीग्रेशन करना आसान है, टी से मुक्ति पानी है तो उसके लिए दोनों टी का डिवाइड कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, चलो इस इक्वेशन को, एन अल्फा टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू पी को एन आर टी बाय वी इंटू डीवी, और ये कितना एन, एफ की जगह 5/2r dt है ना। इसमें बस इस टी से मुक्ति पानी है तो उसके लिए LHS RHS दोनों टी का डिवाइड कर दो, कोई पाप तो नहीं है ना। तो LHS RHS दोनों टी का डिवाइड करते हैं, इधर टी का डिवाइड करें, सॉरी एन को तो मैं पहले ही कैंसिल कर लेता हूँ। बताओ एन तो कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, इसको पहले ही कैंसिल कर लेता हूँ। बस LHS RHS में टी का डिवाइड करेंगे, इधर टी का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा टी डी टी इक्वल टू इधर टी का डिवाइड करेंगे तो इस टी से मुक्ति मिल जाएगी, तो इस टर्म में कितना आ जाएगा यार, आर इंटू डीवी बाय वी, प्लस इसमें टी का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5/2r इंटू डी टी बाई टी, सही है ना। तो एक इस टी से मुक्ति पाने के लिए दोनों टी का डिवाइड कर दिया, तो इधर अल्फा टी डी टी इक्वल टू इधर टी से मुक्ति मिल जाएगी तो आर डीवी बाई वी प्लस 5/2r डी टी बाई टी। बस अब तो रास्ता साफ है ना, बस अब रास्ता साफ है तो अब हम दोनों इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो रास्ता साफ है इसलिए अब दोनों और हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कि इस बार इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी है, तो बस इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी है तो इस बार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो साथ में कांस्टेंट भी आएगा तो बस, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि बता, इस टर्म में अल्फा कांस्टेंट है बाहर, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इधर r कांस्टेंट है बाहर, और dv बाय v का इंटीग्रेशन कितना होगा, log v, प्लस इधर 5/2r कांस्टेंट है बाहर, है ना, इधर 5/2r कांस्टेंट है बाहर, और dt बाय t का इंटीग्रेशन log t, है ना। और बताओ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है तो साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, और डरना मत है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक्चुअली इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करेगा, मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर उस पर डिपेंड करेगा है ना। तो बस वैसे तो इतना सफिशिएंट है, लेकिन तुम चाहो तो इसको सुंदर जमा करके लिख सकते हो, ठीक है। इसको सुंदर जमा कर लिख सकते हो, इस नमूने को उधर भेजता हूँ, तो उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस कांस्टेंट को कोई दूसरा कांस्टेंट लिख देते हैं, है ना, इक्वल टू, बताओ इस आर को अंदर ले आएंगे तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, पता है ना। और चलो 5/2r को कई बार क्वेश्चन में सीवी लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में, तो होता है आर को अंदर ट्रांसफर करेंगे तो पावर में चढ़ जाएगा, मतलब ln v की पावर आर, और इसको अंदर ले आएंगे तो ये भी पावर में चढ़ जाएगा, मतलब है प्लस ln t की पावर cv, और बता log a प्लस log b को log a इंटू बी, तो इसको लिख सकते हैं ln v की पावर r और t की पावर cv, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब नेचुरल लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो e की पावर बनेगा, तो क्या आ जाएगी प्रोसेस इक्वेशन, v की पावर r, ये cv है सॉरी, v की पावर r t की पावर cv इक्वल टू नेचुरल लॉग को ट्रांसफर करेंगे तो e की पावर अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट, ये प्रोसेस इक्वेशन सबसे सुंदर फॉर्म में ये आ गई, है ना। तो मतलब जो क्वेश्चन की उससे सबक मिल गया, हमको सबक मिल गया कि अगर मोलरिट कैपेसिटी कांस्टेंट हो तब तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा, उसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं, और अगर मोलरिट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं हो तो फिर ये पॉलीट्रोपिक या विचित्र प्रोसेस नहीं, महाविचित्र प्रोसेस होगा। तो तब प्रोसेस इक्वेशन के लिए करते हैं कि मोलरिट कैपेसिटी से dq निकाल लेना, NCDT, dq आ गया तो फिर थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे, और बस इस P को nRT बाय V, और बस T से मुक्ति पानी है तो दोनों T का डिवाइड करके इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ गया, बस ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वाला कंप्लीट हो गया। तो
वो जो अभी जो क्वेश्चन लिया था उसमें एक और चीज कई बार पूछता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं ना। तो ये सेम वही क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जैसी डायटोमिक गैस है, उसमें अजीब टाइप का प्रोसेस करा रहे हैं जिसकी मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज करी है और अल्फा टी स्क्वायर के डाई से चेंज करी है। ये प्रोसेस कराते हुए गैस का टेम्परेचर टी से 2T तक बढ़ा रहे हैं। तो पूछता है कि इस ड्यूरिंग वर्क डन बाय गैस, मतलब गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा वो देखना है। सबसे पहले देखते ही समझ जाए कि मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो ये प्रोसेस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा, ये तो कोई महाविचित्र प्रोसेस होगा। तो इसमें वर्क डन के लिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वाला फॉर्मूला एनआर ओपन 1 माइनस एक्स इंटू डेल्टा टी नहीं लगा सकते। तो फिर वर्क डन बाय गैस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो इसको करने का गधों का तरीका तो ये है कि बताओ जो मोलर हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है उसके बेसिस पर हम इसकी प्रोसेस की इक्वेशन बनाएंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो गधों टाइप से प्रोसेस की इक्वेशन बनाना और उसके बाद महामूर्खों टाइप से वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीवी से वर्क डन निकालने आंसर तो आ जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में ना, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर वर्क डन बाय गैस पूछे तो इसको चला किसे निकालेंगे, इनडायरेक्टली निकालेंगे, है ना। तो तुम खुद बताओ कि जो मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है उससे हम हीट गिवन निकाल लेंगे, है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो दे रखी है उससे हम हीट गिवन निकाल लेंगे। फिर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और टेम्परेचर चेंज दे रखा है उससे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे। हीट गिवन आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया, तो इनको घटा करके मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम वर्क डन बाय गैस भी निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो चलो, जो मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है उससे हम हीट गिवन टू द गैस निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि अगर मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती तो हीट गिवन टू द गैस एनसी डेल्टा टी होता, लेकिन इस बार मोलर हीट कैपेसिटी चेंज कर रही है, टेम्परेचर के साथ चेंज करी है, इसलिए इस बार हीट गिवन एनसी डेल्टा टी की जगह इंटीग्रेशन एनसी dt ही आएगा, है ना। एनसी डेल्टा टी की जगह इंटीग्रेशन एनसी dt है, तो एन इसके नंबर ऑफ मोल जो क्वेश्चन में दिए होंगे। सी इसकी मोलर हीट कैपेसिटी, तो वो अल्फा टी स्क्वायर के टाइप से चेंज करें इनटू dt, और टेम्परेचर टी से 2t बढ़ा रहे हैं तो लिमिट टी से 2t। चलो सॉल्व कर सकते हैं ना। बस बताओ, इसमें एन अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर, टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, अपर लिमिट रखेंगे तो 2t क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो t क्यूब बाई 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 7t क्यूब बाई 3। तो द मोलर हीट कैपेसिटी से तो हीट गिवन टू द गैस निकाल लिया। फिर जो टेम्परेचर चेंज दे रखा और डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी है उससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। तो हमको पता है कि बेचारी चेंज इन इंटर एनर्जी तो प्रोसेस पे डिपेंड करती ही नहीं है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। चेंज इन इंटर एनर्जी तो हमेशा एन एफ बाई 2 आर डेल्टा टी ये होती है। देन नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दिए होंगे एफ। तो नाइट्रोजन जैसी डायटोमिक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 आर अलग, और डेल्टा टी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल तो 2t माइनस टी। तो इससे कितना आ गया, एन 5RT/2। ये चेंज इंटर एनर्जी आ गई। बस मोलर हीट कैपेसिटी से हीट गिवन निकाल लिया, टेम्परेचर चेंज से चेंज इन इंटर एनर्जी निकाल ली, तो इससे वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बस भगवान का नाम लेकर के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी। इसको उधर ट्रांसफर करें तो बताओ, वर्क डन इक्वल टू हीट गिवन माइनस चेंज इन इंटर एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू हीट गिवन तो कितना है अपने पास, एन अल्फा 7t क्यूब बाई 3 माइनस चेंज इन इंटर एनर्जी 5 n RT/2। इससे वर्क डन बाय गैस इस टाइप से निकालेंगे।